Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss with you chapter Company Accounts, Issue of Shares, and the topic is Kinds of Share Capital. First of all, we'll discuss the meaning of shares. Shares refers to the units into which the total share capital of a company is divided. Thus, a share is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company. And the persons who contribute money through shares are called the shareholders and they are the real owners of the company. इसका मतलब है कि शेयर्स जो है वो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसके छोटे पार्ट्स को बोला जाता है. अगर कंपनी की शेयर कैपिटल को हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको शेयर. Thus, share is a fractional part of the share capital. शेयर कैपिटल के छोटे हिस्से को उसके फ्रैक्शनल पार्ट को बोला जाता है शेयर एंड यही एक बेसिस बनता है ओनरशिप का. If the ownership interest is to be purchased in a company, then you need to purchase the shares of that company. And जो लोग contribute करते हैं एक कंपनी में मनी कैसे? शेयर्स के थ्रू. उन लोगों को क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स ही कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं. Share capital is the next topic which we are going to discuss. What is share capital? Share capital means the capital raised by a company by the issue of shares. Shares को issue करके जो capital raise करती है एक company, उस capital को बोला जाता है share capital. Why it is called share capital? Because it is shared by so many persons, so many shareholders. It is a capital which is not contributed just by a few persons. No, but it is contributed by many persons. Many individuals and institutions contribute varying means different amount to the company's capital, and that is why there is no separate capital account for each of these individuals or institutions. There is one consolidated capital account called the share capital account. मैं आपको बताती हूँ. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई कंपनी है ABC लिमिटेड और उसकी जो शेयर कैपिटल है वो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए की उसकी टोटल शेयर कैपिटल है. दिस इज द शेयर कैपिटल. ओके, अब मुझे यहाँ पे जानना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. मुझे एक छोटा पार्ट निकाल के देखना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू कंसिडर करूँगी. आपकी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है. ये कोई भी अमाउंट हो सकता है. 10 रुपये का शेयर भी हो सकता है, 50 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप शेयर की फेस वैल्यू को 10 रुपीज़ का मान के चलेंगे. तो मेरे केस में, मेरे एग्जाम्पल में ABC लिमिटेड जो है उसका जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपीज़ है. तो मैं कैलकुलेट कर लूँगी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को. कैसे निकालूंगी मैं नंबर ऑफ शेयर्स को? मैं नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो शेयर कैपिटल है इसको डिवाइड कर दूंगी फेस वैल्यू के साथ. FV यहाँ पे मतलब है फेस वैल्यू ऑफ शेयर. तो मेरे केस में यहाँ पे शेयर कैपिटल मैंने कितना लिखा है? 1 लाख रुपये का. इसको मैं डिवाइड किससे करूँगी? 10 रुपीज़ के साथ. तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 10,000. तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स. तो ये जो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये आपकी कंपनी क्या करेगी? इन्हें ऑफर करेगी और लोग इन शेयर्स को खरीदेंगे. खरीदने का मतलब है सब्सक्राइब करेंगे. ठीक, अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं डिस्कस. दैट इज द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है तो ये हम पढ़ेंगे. तो बहुत सी टर्म्स हैं विच आर यूज्ड इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड दीज टर्म्स आर नंबर 1 इज द ऑथराइज्ड और द रजिस्टर्ड or the nominal capital. Yes, it is known by 3 different names. सबसे पहले कंपनी की आती है ऑथराइज्ड
या इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे बायलॉज ऑफ द कंपनी कहा जाता है, और इसमें बहुत से क्लॉजेज होते हैं। उसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। उस क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी कितनी मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड है अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू करने के लिए। सो व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट which is stated in the memorandum of association. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए सेम वही ABC लिमिटेड कंपनी है, और ABC लिमिटेड कंपनी ने जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था उसको जमा करवाया रजिस्ट्रार के पास कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें उन्होंने अपनी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका जिक्र किया। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल, मान लीजिए कि कंपनी ने डिसाइड की है यहाँ पे कि मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ अब, कि कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी 50 लाख रुपीज़ की। इसका मतलब है कि 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा कंपनी कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में जो कैपिटल है वो रेज नहीं कर सकती। मैक्सिमम किस लिमिट तक कर सकती है? 50 लाख रुपीज़ तक। तो दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ये आपकी कंपनी की क्या बन जाती है? ये बन जाती है मैक्सिमम लिमिट। इसके ऊपर कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को रेज शेयर्स इशू करके नहीं कर सकती। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ time. Next is the issued capital. Issued capital is that part of authorized capital which is actually offered to the public for subscription. तो authorized capital के beyond तो कोई कंपनी जा ही नहीं सकती। authorized capital का वो हिस्सा या कुछ हिस्सा जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, उस ऑफर्ड हिस्से को हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। और वो हिस्सा जो रिमेनिंग रह जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल का, जो कंपनी ने इशू नहीं किया है, उसे बोलते हैं अनइशूड कैपिटल विच कैन बी इशूड लेटर ऑन। तो कंपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी कैपिटल को क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। तो मेरे एग्जाम्पल में जैसे ABC लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया था मैंने, उसमें कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो कितनी थी? ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी ने रखी थी 50 लाख रुपीज़ की। अब मान लीजिए कि कंपनी को पूरा 50 लाख रुपीज़ एक साथ तो रेज नहीं करना, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है उसके पास मैक्सिमम अमाउंट, और कंपनी को ज़रूरत पड़ती है सिर्फ फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ की। तो ये जो 20 लाख रुपीज़ होंगे, ये 20 लाख रुपीज़ आपके क्या बन जाएंगे? दिस इज़ द इशूड कैपिटल। और 50 लाख में से रिमेनिंग पोर्शन कितना बच चुका है? रिमेनिंग पोर्शन बच गया 30 लाख रुपीज़ का। इस रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द अनइशूड कैपिटल। तो ये है आपका इशूड और अनइशूड के बीच का अंतर। तो देखा, मैक्सिमम लिमिट किसने सेट की है? ऑथराइज्ड ने, और ऑथराइज्ड का ही पार्ट है इशूड और रिमेनिंग पार्ट है आपका अनइशूड कैपिटल। Next is the subscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed for by the public. अब मेरी कंपनी ऑफर कर रही है जो भी शेयर्स, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स पब्लिक क्या कर ले, उसको पब्लिक सब्सक्राइब कर ले। तो ज़रूरी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि सारे ही शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे पब्लिक के द्वारा। जितने शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, तो वो पोर्शन कहलाएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अभी हमने किसका जिक्र किया था थोड़ी देर पहले? इशूड कैपिटल का। तो इशूड कैपिटल का पार्ट है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक ने क्या कर लिया है? सब्सक्राइब किया है। एग्जाम्पल, 13,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। पब्लिक को आपने ऑफर किए 13,000 शेयर्स, बट
पब्लिक अप्लाइज फॉर ओनली 12,000 शेयर्स। तो यहाँ पे पब्लिक ने सिर्फ 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। आप अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट की हमने? पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 12,000 शेयर्स के लिए। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? शेयर की फेस वैल्यू से। तो आपकी जो यहाँ पर निकल कर आई है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दैट इज 12 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से हम सब्सक्राइब कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। किस चीज़ से? ऑफर्ड कितनी थी? ऑफर्ड थी आपकी 13 लाख की। कैसे निकाली हमने 13 लाख? 13,000 शेयर्स इंटू 100 करके। तो 13 लाख आपकी क्या थी यहाँ पर? ऑफर्ड शेयर्स या इशूड आपकी कैपिटल, और यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कितनी बनी? जो आपकी एक्चुअल में पब्लिक ने यहाँ पे अप्लाई किया है इनटू फेस वैल्यू करके। सब्सक्राइब्ड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है। हाउ इट इज शोन इन द बैलेंस शीट? इट इज शोन अंडर 2 हेड्स। नंबर 1 सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, नंबर 2 सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। सो विल डिस्कस दिस। Number 1 is subscribed and fully paid up when the entire nominal face value of a share is called by the company and also paid by the shareholders। इसका मतलब है कि अगर आपकी कंपनी ने अपने शेयर का जो प्राइस है वो रखा है, मान लीजिए कि 10 रुपीज़, कंपनी ने इसकी फेस वैल्यू डिसाइड की 10 रुपीज़ और इसको ऑफर भी मान लीजिए 10 रुपीज़ पर ही किया। ठीक है, अब ये जो 10 रुपीज़ का पैसा है वो कंपनी एक साथ भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट्स पर भी मांग सकती है। तो कंपनी ने अगर सारा ही पैसा यहाँ पर क्या किया है? डिमांड किया है, और सारा ही पैसा अगर आपकी कंपनी को मिल गया है, शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, तो कौन सी कैटेगरी में ऐसे शेयर्स लिखे जाएंगे, ऐसी कैपिटल लिखी जाएगी? वो बन जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। When entire nominal face value of a share is called, if the company is calling the entire amount of the face value of share and also paid by the shareholder, अगर आपकी कंपनी ने 10 रुपये मांगे पूरे के पूरे शेयर्स के ऊपर और शेयर होल्डर ने पूरे 10 रुपये हर शेयर पे पे भी कर दिए, तो ये कैपिटल क्या बनेगी? इट इज सेट टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। कैसे दिखाएंगे हम इसको अपनी बैलेंस शीट में? आइए देखते हैं इसको। इस चीज़ को ध्यान से आप समझेंगे। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आपके जो शेयर्स हैं, मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी ने फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ की रखी है, दिस इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, अब इस पैसे को कंपनी जो है 10 रुपये को वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है, अलग अलग तरह की इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है। क्या इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? नॉर्मली एप्लीकेशन की स्टेज होती है, अलॉटमेंट की स्टेज होती है और कॉल्स की स्टेज होती है। कॉल्स जो हैं फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो सकती है, किसी भी नाम से ये जानी जा सकती है। मान लो मैं इसको नाम देती हूँ फर्स्ट कॉल का, इसको नाम देती हूँ फाइनल कॉल का। ठीक है, तो मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पे मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ की है। मान लो कंपनी कहती है कि 3 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे लेने हैं, 3 रुपये मुझे जो है अलॉटमेंट पे लेने हैं। अब 10 में से कितने बन गए? 3 और 3 6 रुपये पूरे हो गए, बच कितने गए? 4 रुपये। मान लो कंपनी कहती है 2 रुपये मैं फर्स्ट कॉल पे लूँगी, 2 रुपये मैं सेकंड कॉल पे लूँगी। तो इस तरीके से आपके पूरे 10 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू है वो बन गया। और आपने मान लो कि जो शेयर्स हैं ये आपके पूरे जो फेस वैल्यू थी इसकी 10 रुपीज़, यही इसी पर आपने अपने शेयर्स को क्या किया है? इशू किया है। और कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें पूरा ही पैसा चाहिए। कंपनी ने सारी कॉल्स की हैं, पूरी की पूरी कॉल्स कंपनी ने की हैं, और कंपनी ने फुली इनको कॉल किया, तो ये शेयर्स क्या कहलाएंगे? फुली कॉल्ड, क्योंकि आपकी कंपनी ने पूरी कॉल की है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कंपनी सारी कॉल्स करे, हो सकता है कंपनी को अलॉटमेंट तक ही पैसा चाहिए हो तो वो अलॉटमेंट तक कॉल कर सकती है, फर्स्ट कॉल तक चाहिए हो तो फर्स्ट कॉल तक कॉल कर सकती है। डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर ये फुली कॉल्ड है, मतलब 10 रुपये के पे अगर मैंने शेयर को इशू किया तो 10 रुपये ही कॉल्ड हैं,
तो ये फुली कॉल्ड कहलाएंगे और फुली पेड भी हैं, आपके शेयर होल्डर्स ने पूरी पेमेंट की, कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो ऐसे शेयर्स को मैं क्या नाम दूंगी? ऐसे शेयर्स को मैं नाम दूंगी, क्या बोलूंगी उन्हें बोलूंगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। एग्जाम्पल से समझिएगा आप इस चीज़ को, एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ। एग्जाम्पल है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹50 lakh डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? फेस वैल्यू है यहाँ पे 100 ईच की। आउट ऑफ दीज कंपनी ने इशू कितना किया? इशू किया है यहाँ पे 30,000 इक्विटी शेयर्स को। देखिए टोटल शेयर्स कितने हैं जो कि आपके पास ऑथराइज्ड हैं, 50,000 के शेयर्स ऑथराइज्ड हैं। उसमें से इशूड कितने हुए? कंपनी ने इशू सिर्फ किए 30,000 शेयर्स को फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। लेकिन पब्लिक ने क्या पूरे 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया? नहीं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। और ये लिखा है कि सारा पैसा आपको मिल गया, डिफॉल्टर कोई नहीं है। तो कैसे हम इसको दिखाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट में? हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, ये है आपका तरीका, ये सोल्यूशन है कि हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट होता है उसका पार्ट। कंपनी की बैलेंस शीट आपके सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग होती है, तो उसका जो फॉर्मेट है पूरा नहीं दिया यहाँ पे, मैंने सिर्फ उतना पोर्शन लिया है जितना कि मुझे क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या बनी? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड एज एट डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, नोट नंबर का कॉलम होगा। नोट नंबर का कॉलम क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स दिखाएंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में, और जो डिटेल कैलकुलेशन है वो हम नोट्स टू अकाउंट में करते हैं, तो इसलिए नोट नंबर का कॉलम आता है। और ध्यान दीजिए कंपनी के केस में आपको दिख रहे हैं अमाउंट के 2 कॉलम, एक अमाउंट कॉलम करंट ईयर का होता है, एक अमाउंट ईयर प्रीवियस ईयर का होता है, कंपैरिजन के लिए बनाए जाते हैं ये। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट में 2 मेन हेडिंग्स होती हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नंबर 2 पे आते हैं एसेट्स। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग कौन सी है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की। आप हेडिंग बनाएंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, उसकी कैलकुलेशन आपको दिखाई जाएगी नोट्स टू अकाउंट में। तो आप देखिए शेयर कैपिटल के आगे मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा है। अब मैं बनाऊंगी नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में मैंने लिखा नंबर 1, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में नंबर 1 लिखा था उसी की कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। हेडिंग क्या थी मेरी? यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने नोट नंबर 1 किसके सामने लिखा था? शेयर कैपिटल के सामने। तो सबसे पहले हमारी कौन सी कैपिटल आती है? नंबर 1 पे आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये आपको हमेशा लिखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो भी नोट्स में आप ज़रूर हेडिंग डालेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, भले ही फिर उसको आप नील करके छोड़ दें, लेकिन लिखनी ज़रूर है। तो कितनी थी? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? हमने पढ़ा था 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़। फेस वैल्यू कितनी थी हमारे केस में? 100 ईच की थी। तो हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स को 100 ईच से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ आ गए। ये आपका अमाउंट कॉलम है। तो 50 लाख रुपीज़ आपने लिखा, इसके नीचे आप लाइन लगा देंगे डबल। ठीक है, ऑथराइज के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑथराइज के बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल हमारी कितनी थी? क्या कंपनी ने सारी ही ऑथराइज कैपिटल इशू की? नहीं, कंपनी ने सिर्फ इशू की 30,000। आपके टोटल सिर्फ 30,000 जो हैं इक्विटी शेयर्स इशू किए गए ऑफ ₹100 ईच। तो ऑथराइज्ड आपने देखा 50,000 थे और इशूड हैं 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो आपकी इशूड कैपिटल बन गई 30 लाख की। इसके नीचे भी हम डबल लाइन लगा देंगे। और अब मेन जहाँ पे आपको ध्यान देना है, दैट इज हेडिंग क्या बनेगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड।
अब यहाँ पे फुली पेड क्यों है और क्यों ऐसा मैंने हेडिंग बनाया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड? क्योंकि आपने देखा कि जो शेयर्स थे 100 रुपीज़ का है, कंपनी ने पूरे 100 रुपीज़ की डिमांड की है, और दूसरा कि कोई भी डिफ़ॉल्टर हमारे केस में नहीं है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि इशू तो 30,000 शेयर्स किए कंपनी ने, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब सिर्फ 27,000 इक्विटी शेयर्स के लिए किया। तो हम लिखेंगे 27,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से। तो हमारे केस में कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू ही है, कितनी है वो? 100 रुपीज़ की। दूसरा, यहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं है, इसीलिए हेडिंग बनी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की। मल्टीप्लाई किया, हमारे पास अमाउंट आ गया 27 लाख रुपये का। तो ये जो अमाउंट है आपको ये कहाँ लेकर जाना है? देखिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 के आगे करंट ईयर में आप मेंशन कर देंगे 27 लाख। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी अगली जो मेन पार्ट है, दैट इज इसका बी पार्ट, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कब होता है ऐसा? शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप अंडर द 2 सिचुएशंस। वो 2 सिचुएशंस कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा। व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी ने तो फुली कॉल किया, जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है वो पूरी मांगी। अगर 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी 10 रुपये की डिमांड कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या आई? शेयर होल्डर has not paid some part of the nominal value of the share। शेयर होल्डर्स के द्वारा डिफॉल्ट की गई है। इसका मतलब कॉल तो पूरी हुई लेकिन पे पूरा नहीं हुआ। दूसरी सिचुएशन, when the company has not called up the full nominal value of the share। अगर कंपनी ने ही पूरी कॉल उस पर नहीं की, अगर 10 रुपये का शेयर है, मान लीजिए कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7 रुपये की ही डिमांड की है, तो यहाँ पे अभी 3 रुपये मांगे नहीं गए, तो ये फुली कॉल्ड नहीं है। तो किन सिचुएशंस में आप लेकर चलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड? अगर वो फुली कॉल्ड ना हो, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फुली कॉल्ड नहीं है, नॉट फुली कॉल्ड, नॉट फुली कॉल्ड। दूसरा, नॉट फुली पेड, या तो वो फुली कॉल्ड नहीं है या वो फुली पेड नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। दोबारा समझा रही हूँ, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी ने जो इंस्टॉलमेंट्स बना रखी हैं, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स की, ओके, तो कंपनी ने यहाँ पे 2 कॉल्स बनाई हैं, मान लो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। यहाँ पे कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये सेकंड कॉल पे, टोटल आ गया आपका 10 रुपये का। तो यहाँ पे अगर मेरे केस में कंपनी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मांग रही है, तो कितने पैसे कंपनी ने मांगे अभी तक? 8 रुपये। तो ये क्या कहलाएंगे अभी? नॉट फुली कॉल्ड। तो ये बन गई आपकी पॉइंट नंबर 1 कि फुली कॉल्ड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हों या पूरे ना भी मांगे हों, कुछ डिफ़ॉल्टर हैं। अगर डिफ़ॉल्टर्स होंगे आपकी क्वेश्चन में, तो भी आप हेडिंग क्या बनाएंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप।